अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग +1 क्लास का पहला ही चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट को स्टडी करेंगे और आज हम इसको अप्रोक्सीमेट 1 ही लेक्चर के अंदर ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। एक्चुअली इसको हम नाम दे सकते थे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। हम इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस नेम दे सकते थे और इस चैप्टर के अंदर पहले तो अगर आप लोगों ने 10+1 क्लास के अंदर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम को चुना है, यानी आपने साइंस को चुना है, तो आपका स्वागत है इस साइंस की दुनिया में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस करेंगे ताकि आप लोग साइंस को पहले बेटर तरीके से समझ पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका +1 का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस चैप्टर में से ना तो आपका कभी बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता और ना ही कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता, तो उस मायने से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन साइंस का हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं है। केवल जो चीजें आपको अच्छी लगे, यानी कि आपको बेसिक थोड़ा पता चल जाए, इसीलिए इस चैप्टर को आपके +1 के पहला ही चैप्टर रखा गया है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर यही जानेंगे कि साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या है, देखो हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी नॉलेज है उसमें से एक पार्ट है उसका साइंस, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की। फिजिकल वर्ल्ड जो भी हमारे चारों ओर का जो वर्ल्ड है उसकी स्टडी करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? ऑब्जर्वेशन से करते हैं, एक्सपेरिमेंट से करते हैं, लॉज से करते हैं, फैक्ट्स से करते हैं। तो वही क्या है, साइंस है। यानी कि अगर मैं साइंस को डिफाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं साइंस इज द ब्रांच ऑफ Science is the branch of knowledge in which science is the branch of knowledge in which we study about physical world through facts, observations, and experiments। ठीक है, तो साइंस क्या है, ब्रांच है किसकी, नॉलेज की, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को। किसके थ्रू? फैक्ट्स के थ्रू, हमारे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद साइंस को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स भी एक साइंस का ही पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको मेनली 3 ब्रांचेस के अंदर लेते हैं साइंस को।
हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज फिजिक्स, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। ठीक है, तो इसके ये मेन 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बिकॉज हम फिजिक्स का पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, हम केवल फिजिक्स को डिफाइन करेंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप इसके जो भी कंसर्न आपके लेक्चरर होंगे वो आपको बता देंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो हम इसके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का एक अलग से लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर हम इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले जानना है कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स को जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना है, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई वहां से हमें पढ़ना होगा। तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, मे भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो मैं आपको बताता हूं कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसको बोला जाता है नेचर। यानी जो फिजिक्स का जो स्टार्ट हुई, यानी कि ये वर्ड अप्रोक्सीमेट हम लोग बोल सकते हैं कि 15th सेंचुरी के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई, और इस वर्ड से जो वर्ड निकल के आया वो था नेचर। यानी कि फिजिक्स क्या है, नेचर नहीं, फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। ये वैसे ही मैंने आपको अपने इंटरेस्ट के लिए बता दिया कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर हम लिख सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना, यानी कि हम लोग लिखेंगे फिजिक्स की डेफिनेशन। Physics is that branch of science. Physics is that branch of science which deals with. Physics is that branch of science which deals with nature and its phenomena, यानी कि नेचुरल फिनोमिना। तो फिजिक्स क्या हुआ, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। और आप लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हो, दूसरी जो डेफिनेशन है आप इसके अंदर डाल सकते हो, Physics explain the laws of physical world. Laws of physical world. Physical world ही तो क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड क्या है, साइंस। और जो इसके लॉज होते हैं वो कौन एक्सप्लेन करता है, वो आपका एक्सप्लेन करता है फिजिक्स। फिजिक्स को किंग ऑफ साइंस भी बोला जाता है, ठीक है।
मैं नहीं बोल रहा हूं, फिजिक्स को क्या बोला जाता है? फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस। ठीक है, फिजिक्स को किंग ऑफ साइंस भी बोला जाता है। वैसे ही मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ साइंस बोला जाता है। तो हमें बेसिक डेफिनेशन थी जो फिजिक्स की, वो हमें पता चल गई है कि फिजिक्स क्या है। हमें स्टडी करना इसके अंदर किसके बारे में, नेचर के बारे में और इसके फिनोमिनास के बारे में। सेकंड वन, हमें एक्सप्लेन करने लॉज जो भी फिजिकल वर्ल्ड के है। ठीक है, ये मैंने वैसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए आपको बता दिया कि इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ साइंस भी बोला जाता है। फिजिक्स के अंदर जो टू मेंस पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स के, वो क्या है, अब हमें ये जानना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ physics. There are two basic principle of physics. तो आपके दो बेसिक फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है उनके अंदर क्या है, एक तो है यूनिफिकेशन। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन, और जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, पहला पार्ट कौन था, यूनिफिकेशन, और जो आपका सेकंड पार्ट होगा, तो हमारे पास दो बेसिक प्रिंसिपल थे, वन इज यूनिफिकेशन और सेकंड वन इज रिडक्शनिज्म। ये हमारे दो बेसिक प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। अब हम इनको देखेंगे कि रिडक्शनिज्म क्या है और यूनिफिकेशन क्या है। यूनिफिकेशन क्या है कि किसी एक सिंगल लॉ की वजह से हम बहुत सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यूनिफिकेशन के लिए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ lot of phenomena by a single law, कैसे? जैसे अगर आपको कुछ फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। ठीक है, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ, ठीक है, और हम ले सकते हैं रिवॉल्विंग ऑफ मून, और क्या बोल सकते हो आप, मोशन ऑफ ए पेंडुलम। अब ये जो जितने भी फिनोमिनास हैं ये किसकी, केवल एक सिंगल लॉ इनको एक्सप्लेन कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है, एक्सप्लेन करना बहुत सारे फिनोमिनास को एक सिंगल लॉ से, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। उसके बाद आपका रिडक्शनिज्म है। रिडक्शनिज्म क्या है, रिडक्शनिज्म हम लोग बोल सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है,
उसको क्या करें, हम सॉल्व करें बाय पार्ट्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि एक कार थी, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेट कर लेते इसका मास 50 केजी था। ठीक है, एक ब्लॉक से टकराती है जिसका मास 5 केजी है। ठीक है, इसके बाद ये ब्लॉक एक दीवार से टकराता है, इसका वेट लेट कर लेते हैं 1000 केजी है। तो ब्लॉक द्वारा इस दीवार पर लगाया गया फोर्स फाइंड आउट करो। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो, यानी कि क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे कि पहले कर लिए इससे ब्लॉक से टकराया तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आया। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। फिर इसका हमने मोशन देखा, फिर ये कितनी स्पीड से इससे टकराया, फिर हम इससे क्या निकाल लेंगे, इसका फोर्स निकाल लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। इसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म में आप लोग लिखोगे रिडक्शनिज्म। क्या होता है आपको कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या कर लेना, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना, क्या है, रिडक्शनिज्म है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शनिज्म इज यूज्ड फॉर solve a complex problem through dividing it in small parts। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शनिज्म। ठीक है, बस इसके लिए इतना ही, कोई इसको ज्यादा कुछ पढ़ने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको रिडक्शनिज्म की नॉलेज हो गई कि रिडक्शनिज्म क्या है। इसके बाद जो आपका टॉपिक बनता है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स, या आप लोग बोल सकते हो सिलेबस ऑफ फिजिक्स। यानी कि आप लोगों को इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये पूरे 2 साल का सिलेबस एक्सप्लेन होगा आपका, यानी कि +1 का भी और +2 का भी। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर, स्कोप ऑफ फिजिक्स, मैंने क्या बताया आपको, स्कोप ऑफ फिजिक्स का मीनिंग क्या है, यहां पर सिलेबस। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब सिलेबस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो मेनली अगर हम इसका सिलेबस देखें तो जो आपकी फिजिक्स है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज मैक्रो फिजिक्स, इसकी इन्वेंशन पहले हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने मैक्रो फिजिक्स ही पढ़ना स्टार्ट किया था, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूं मैक्रो फिजिक्स। मैक्रो फिजिक्स का मतलब ऐसे होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मैक्रो फिजिक्स के अंदर बड़ी बड़ी चीजों की स्टडी करते हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है माइक्रो फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है।
इसकी इन्वेंशन मैक्रो के बाद हुई और इसको मैक्रो फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स भी बोला जाता है। क्लासिकल फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स को क्या बोला जाता है? मॉडर्न फिजिक्स भी बोला जाता है और प्लस में क्वांटम फिजिक्स भी बोला जाता है। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो ये कुछ एक नाम है। मैक्रो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? लार्ज थिंग्स की स्टडी करते हैं, जैसे स्टडी ऑफ प्लैनेट, ठीक है। मैक्रो फिजिक्स के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? लार्ज थिंग्स की, जैसे कि प्लैनेट हो गया, ठीक है, कार हो गई, यानी ग्लोब हो गया, यानी जो चीजें हम आसानी से देख सकते हैं, ऐसी चीजों की स्टडी क्या है? मैक्रो फिजिक्स के अंदर आती है। और माइक्रो फिजिक्स के अंदर कैसे आती है? जैसे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसी चीजों की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? माइक्रो फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें माइक्रो फिजिक्स की, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स की, तो इसको क्या किया गया है? 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये पार्ट्स आपके हैं जैसे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स आपका +1 में पढ़ा जाता है, जिसमें काइनेमैटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ मोशन, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के अंदर। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, ये भी आपका +1 का पार्ट है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक है। तो इस तरह की स्टडी को हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं? थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो क्लासिकल फिजिक्स के 2 पार्ट, मैकेनिक्स +1 का पार्ट है, जिसके अंदर जैसे काइनेमैटिक्स यानी कि मोशन की स्टडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। और सेकंड पार्ट है थर्मोडायनामिक्स, तो वो भी क्या है? +1 में आएगा आपके। और इसके अंदर हमें क्या करना है? हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर, इन चीजों की स्टडी करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थर्ड पार्ट जो इसका है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, ये +2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और इसका एक लास्ट पार्ट है, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आप लोगों ने 10th क्लास में भी ऑप्टिक्स पढ़ा होगा। लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मिरर्स के बारे में, ठीक है, इससे बनने वाली इमेजेस के बारे में। तो ये सारे क्या है? हमारे क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट है। अब हमारा कौन रहा? माइक्रो फिजिक्स। माइक्रो फिजिक्स में मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर केवल हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इस तरह की स्टडी हम लोग करते हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बनेगा। एक देखो क्या हुआ, एक स्टीफन हॉकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? स्टीफन हॉकिंग। ये थोड़ा सा यूनिफिकेशन से रिलेटेड स्टोरी है जो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया? यूनिफिकेशन क्या था कि बहुत सारे फिनोमिनाज को एक ही लॉ द्वारा क्या करना? एक्सप्लेन करना। तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया? एक बुक लिखी। कौन से साइंटिस्ट ने? स्टीफन हॉकिंग ने।
जो कि क्या थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग की एक बुक थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये क्या बताती है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? इन्होंने किसने बताया कि हमें फिजिक्स के अंदर, मैं आपको पहले बता चुका हूं ये किससे रिलेटेड है, यूनिफिकेशन से। फिजिक्स के अंदर हमें बहुत सारे लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं ना फिजिक्स के अंदर, तो हमें बहुत सारे लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम एक सिंगल लॉ से जितने भी हमारे पास फिनोमिना है उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन्होंने इस बुक में ये इसके बहुत ही नजदीक भी पहुंच गए थे, लेकिन कंप्लीटली तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया था। ये अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब आपके आएगा तब आप इसको पढ़ लेना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये अकेला लॉ बहुत सी चीजों को क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली तो नहीं कह सकते। अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि कोई हमें एक ऐसा लॉ बना दे जिसकी वजह से हम पूरी फिजिक्स के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना जरूरी समझा, तो इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद जैसे मैक्सवेल थे, उन्होंने भी ट्राई किया था। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या बताया था, 4 इक्वेशंस दी थी। ठीक है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। कौन थे साइंटिस्ट, मैक्सवेल। इन्होंने क्या बताया, 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन है इनकी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज के ऊपर इन्होंने 4 इक्वेशन दी, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ पा रहे हैं आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन वगैरह वगैरह, ये हम इसकी वजह से पढ़ पाते हैं। तो यानी ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिफिकेशन के जरिए केवल एक लॉ देने की कोशिश की। ठीक है, और वो कई हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर सक्सेसफुल भी रहे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो हमारा बनता है फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, कौन सा, फंडामेंटल फोर्सेस, या फिर इससे पहले आप लोग पढ़ सकते हो फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, या फिर इन सोसाइटी ज्यादा बेटर रहेगा। यानी हमारे समाज के ऊपर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो समाज के अंदर मैं तो कहता हूं कि बहुत बड़ा इफेक्ट है फिजिक्स का और टेक्नोलॉजी का। जैसे हम लोग एग्जांपल लें, हमारे पास एरोप्लेन नहीं थे। ठीक है, हमारे पास एरोप्लेन नहीं थे, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। जैसे जैसे हमारे पास एरोप्लेन आए, वो डिस्टेंस क्या हो गई हमें, यानी कि डिस्टेंस के लिए वो टाइम था वो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जिसने हमारी सोसाइटी को क्या किया, हेल्प किया। प्लस में जैसे हमारे पास पहले स्टीम इंजन थे। ठीक है, स्टीम इंजन थे, स्टीम इंजन की वजह से हम लोग गाड़ियां चलाया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, थर्मोडायनामिक्स आ गया, है ना। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स आया। थर्मोडायनामिक्स ने हमें क्या सिखाया, हमें हीट एनर्जी के बारे में बताया, और हम लोगों ने क्या बनाने शुरू कर दिए, हीट इंजन, जो कि बहुत फास्ट थे एज कंपेयर टू स्टीम इंजन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। कौन, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी। अब उसके हम कुछ एक फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हैं जो कि नेचर के अंदर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ये केवल इंट्रोडक्शन का है पार्ट, हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में अगर इसको हम पढ़ने लग गए
तो हमारी +1 2 इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रीफ स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस in nature, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्स कौन से हैं, जो नेचुरल फोर्स है, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है। दूसरा जैसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। और हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। फोर्थ वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। तो ये 4 ऐसे फोर्सेस है जो कि फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जगह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल चार्ज को क्या करता है, रेस्ट पे यूज करता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स भी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इनका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं r है, तो इसका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो हम लोग इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फंडामेंटल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। सॉरी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। नंबर 2 इसके अंदर अगर हम लोग लिखें तो ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितनी भी बड़ी हो जाए ये फोर्स क्या होगा, लगता ही रहेगा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, जैसे जैसे ये डिस्टेंसेस बढ़ेगी इनका मैग्नीट्यूड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यानी कि इनकी इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड पार्ट जो इसका है वो क्या हो सकता है, ये एक वीक फोर्स है, ठीक है, वीक फोर्स है। इस फोर्स को महसूस करने के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस फोर्स से मोशन लेके आने के लिए हमें ये मास क्या है, बहुत बड़े चाहिए, जैसे कि प्लेनेट का मास, अर्थ का मास, ठीक है, सन का मास। तब इसकी वजह से मोशन कब आएगा, इस फोर्स की वजह से जब मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, केवल एक वीक फोर्स है। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड पढ़ा भी होगा, ठीक है, 9th क्लास के अंदर, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे r बढ़ेगा फोर्स क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला फोर्स। ये क्या है, ये अगर दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज जैसे हमारा है Q2, तो इसके अंदर ये क्या होता है, फोर्स लगता है। अगर ये दोनों चार्जेस अलग अलग हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन वाला होगा। अगर दोनों सेम है तो ये क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि कौन से नेचर के हैं, नेचर ऑफ चार्जेस, उस बात के ऊपर डिपेंड रहेगा। सेकंड वन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, रेंज क्या होती है इनकी भी, ठीक है, लॉन्ग रेंज चार्जेस होते हैं, ये फोर्सेस होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, इनकी भी हम रेंज बता देते हैं, इनफाइनाइट तक है।
ठीक है। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से की, एक तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की और दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स की। ठीक है, यानी कि जो चार्जेस के बीच लगे वो कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, और जो दो मासेस के बीच में लगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगे, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हमें क्या करना है, एक इन दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स और भी होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के लिए लिख रहा हूं, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इनको डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। यानी कि ये मास एयर में हो तो भी फोर्स लगेगा, अगर ये मास वैक्यूम में हो तो भी फोर्स लगेगा। यानी कि स्पेसिफिक इनको ये नहीं चाहिए कि इनको हवा में होना चाहिए, पानी में होना चाहिए, ऑयल में होना चाहिए, या फिर बिल्कुल वैक्यूम स्पेस में होना चाहिए। इन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट इन दोनों ही चार्जेस को नहीं है। अब हम लोग थोड़ी सी ब्रीफ में, या फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी स्टडी हम लोग कर ले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्टडी कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेट कर लो ये एक न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, एटम नहीं, क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंस रहती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो अगर इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तो हमें पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन। प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो इसको क्या होना चाहिए, एक टाइम के बाद ये हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए और ये प्रोटॉन क्या आ जाना चाहिए, बाहर आ जाने चाहिए, क्योंकि इनके बीच में तो कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स। तो फिर जो इनको ये बंधे क्यों रहते हैं, ये न्यूक्लियस स्टेबल कैसे रहता है, तो वो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसे होता है, देखो इनको अगर हम बोल दें ना न्यूक्लियॉन्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच होता है, न्यूक्लियॉन्स में वर्ड यूज कर रहा हूं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स जो भी होंगे उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी। ठीक है, और ये जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल क्या है, न्यूक्लियस की में प्रेजेंस होने की वजह से इनके बीच में फोर्स होता है। ठीक है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सेकंड वन, ये जो फोर्स है ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स। यानी कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा। जैसे कि इसलिए इनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 की पावर -15 मीटर है। 10 की पावर -15 का मतलब 1, यहाँ पर कितनी जीरो लगाए, 15 जीरो। ठीक है, यानी इतने मीटर तक क्या होगा, ये फोर्स केवल लग पाएगा, जो कि हमें कहां से पता चली है कि ये साइज होता है, मैक्सिमम साइज जो किसी भी जो आपका न्यूक्लियस है उसका मैक्सिमम साइज 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -15 तक हो सकता है बस। तो इतनी रेंज क्या होती है आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स।
अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव एमिशन के वक्त ये एक्ट करता है। अब ये आपके समझ नहीं आएगा अभी, ये रेडियो एक्टिव एमिशन क्या होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एमिशन ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, वो नीचे गिरता है, फिर क्या बाहर निकलता है, रेडियो एक्टिव एमिशन होता है। मतलब कि अभी आपको समझ आने वाला है नहीं, ठीक है, लेकिन वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कब एक्ट करता है, रेडियो एक्टिव एमिशन पर। और इसकी भी रेंज क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है, वो भी कितनी, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये भी क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। तो ये आपके जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे ये आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना होगा इनके, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन सा क्या है, वीक है, और इन चारों को हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो कौन होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसको भी आप लोग क्या बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग होता है, ये फोर्स भी आता है स्ट्रॉन्ग। इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो सबसे लास्ट में है वो आपका कौन होगा, सबसे लास्ट वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि सबसे जो वीक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप लोग अगर इनका मैग्नीट्यूड के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहे कि एक दूसरे से कितने स्ट्रॉन्ग और कितने वीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप इसको 1 मान सकते हो, दैट इज 1। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, 1 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स कितना होगा, 10⁻², 10⁻², यानी कि इससे 100 गुना कम होगा। इसके बाद क्या होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13, यानी इससे कंपेयर करें तो 1/10 के पीछे 13 जीरो, इतना छोटा। और फिर ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स तो 10⁻38 टाइम्स छोटा होता है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा फोर्स कितना वीक है। अब इस फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के अंदर कुछ एक चीजें और दी गई होंगी, ठीक है। तो जो इसका जो मेन जो बेसिक जो पॉइंट था, या फिर मैं आपको बताऊं जो इंट्रोडक्शन था वो बस इतना ही था, ठीक है। अगर कोई एक दो टॉपिक अलग से होंगे तो आप उसको सिंपली आप उसको रीड कर सकते हैं एक बार। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपके फाइनल एग्जाम के अंदर या फिर कंपटीशन में। कॉम्पिटिटिव लेवल से भी ये चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो आप क्या करोगे, अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करने की कोशिश करोगे इस चैप्टर के, और अगर कुछ रह गया तो उसको भी आप अपने आप पढ़ने की कोशिश करोगे। इसका जो हम नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। यहीं से आपकी
अच्छे से फिजिक्स स्टार्ट होगी। यूनिट एंड डायमेंशन की हम बात करेंगे, यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, डायमेंशन क्या होता है, हम उसको कैसे कैसे मेजर करेंगे डायमेंशन को, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो मिल जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।